आप कौन सा कॉलेज में पढ़ा हो? मैं आप बेटे कौन सी कॉलेज में पढ़ा हो? मैं दीदी आई थी देवला में हूँ। एबीएस में? जेबीएस में देवला गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज देवला देवला ठीक है। What program? क्या program? मैं तो क्या कॉलेज लो फिर इसलिए ठीक है इसका उसका साइड वाइज में पड़ेगा नियर बाय बच्चे को हम लोग तो आप नहीं आता अभी मैं कर रहा हूँ तो क्या करेंगे कुछ जैसे कि हो जाएगा वो ठीक है। तो वो वही कर रहे हैं श्री अनाथ में 1 बजे का एडजस्ट टाइम सुबह के टाइम ठीक है बिल्कुल 10 बजे पहले का करो 10 बजे का 11 का बात है 10 बजे सही है आराम से पहुंच जाएगी मगर असल सोच रहे में चलो मुझे आना स्कूल में क्या दिक्कत है तो गंदे इसलिए दिक्कत है नाम ना करेंगे इससे और तो है तो मैं कहीं राउंड में घूमोगे वहां जाकर खुद का भी आज नहीं हो यार मैडम यार नहीं तभी वो चल रहा है यार हम तो नहीं और ले जा रहे हैं हम तो गुलाम मिला है ना लेके जा रहे देखो जाएगा ये बनाओ तुम डॉक्टर हर बार का लिख के जा रहे हो तुम जाएंगे आगे बस 5 से 6 यहाँ पे करा के स्लॉ मोशन उतना सर को बता दे देखा हर का बहुत टाइम पे लग रही है बहुत स्मार्ट चार्ज एक बार लो सोने का नहीं पे बच मन तो करना शेड्यूल से उसमें मैं कल आपको पढ़ा रही थी कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन यस मैम है ना कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन देखिए बेटे अगर इस तरह से अगर ये कोई वेइंग मशीन है आप ठीक है यहाँ पर एक कोई बॉडी पड़ी हुई है ये वेइंग मशीन बनाई है और इसके ऊपर मैंने एम वेट की कोई बॉडी रखी ठीक है तो इसका जो बेटे हमारा नीचे वर्टिकल जो पार्ट होगा कितना होगा मान लीजिए एम वेट का है तो नीचे वर्टिकल पार्ट एमजी एम जी ठीक है और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा एन एन तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी एन इज इक्वल टू ये दोनों बैलेंस करेंगे एक Yes, दूसरे को ये होगा बेटे एन इज इक्वल टू एम इंटू एन क्या चीज है नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन और एम जी क्या है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड जो आपका कंपोनेंट फोर्स का है फोर्स है जो आपका इस एम बॉडी का नीचे की तरफ जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो क्या होगा एम इंटू जी ठीक क्लियर तो इक्वेशन क्या बनेगी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे एन इज इक्वल टू एम इंटू जी ठीक क्लियर लेकिन जो वेइंग मशीन है वेइंग मशीन में जो रीडिंग आती है बेटे उसमें आती है एन अपॉन जी में रीडिंग इन वेइंग मशीन में जो रीडिंग आती है वो आती है बेटे एन अपॉन जी जी क्या है ग्रेविटेशन जो भी आपका नॉर्मल फोर्स आएगा उसे जी से डिवाइड करना पड़ेगा किससे करना पड़ेगा तो ये आपका रह जाएगा केवल एम जो भी रीडिंग निकलेगी पहले आपको फोर्स निकालना होगा और उसे एन बाय जी में दिखाना होगा समझ में आई बात अगर रीडिंग आती है वेइंग मशीन में इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ देखिए क्वेश्चन a block of mass m is kept on weighing machine which is placed in a lift जो कि लिफ्ट में रखी है
कॉमा एक्सेलरेटिंग ऊपर की तरफ चल रही है वो विद एक्सेलरेशन ए। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। क्या दिया है? ए ब्लॉक ऑफ मास एम, एम मास का कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, इज केप्ट ऑन वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के ऊपर रखा है, और विच इज प्लेस्ड, जो पूरी की पूरी वेइंग मशीन किसमें पड़ी है? विच इज प्लेस्ड इन ए लिफ्ट, ठीक है, एक लिफ्ट में रख दी है, और जो एक्सेलरेटिंग अप, एक्सेलरेटिंग अप मतलब ऊपर की तरफ चल रही है वो विद एक्सेलरेशन ए, जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ चल रही है। तो उसने बोला फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन की रीडिंग निकालो। इसके देखिए बेटे मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ और फिर समझाती हूँ आपको। एम जी माइनस एम ए अपॉन जी, दूसरा एम जी, ये कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी प्लस कैपिटल एम ए अपॉन जी। थर्ड ऑप्शन है इसका एम, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। सेकंड हो देखिए कैसे, ध्यान से देखेंगे बेटे। ये तो है हमारी वेइंग मशीन, और उसके ऊपर क्या पड़ा है बेटे हमारे ऊपर? एम ब्लॉक मास का। इसका जो नीचे की तरफ हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा? एम इंटू जी, और इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? एन, ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी वेइंग मशीन किसमें पड़ी है? लेफ्ट में मैम, लिफ्ट में, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कितने एक्सेलरेशन से? ए से मैम, ए से, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें पता है बेटे कि एफ इज इक्वल टू एम ए, पता है ना? यस मैम, अगर एम तो कांस्टेंट ही रहता है, मास ऑफ बॉडी तो कहीं चेंज होता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी बल और त्वरण भाई भाई। जो ये फोर्स है और एक्सेलरेशन है, जो फोर्स है वही एक्सेलरेशन है। समझ में आ गई बात? यस मैम, जो एफ है वही ए है, समझ लीजिए। वह ये समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यस मैम, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन एक जैसे समझ लो। ए लग रहा है तो एफ लग रहा है, एफ लग रहा है तो ए लग रहा है। तो एक फोर्स तो ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, तो ऊपर तो हो गए 2 फोर्स और नीचे लग रहा है केवल एक फोर्स। तो इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा? अत्यधिक होगा, ज्यादा होगा, तभी लिफ्ट कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, जो फोर्स की, नेट फोर्स की इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी? आपकी बनेगी बेटे, देखिए, इसे एन में से घटाइए, एन माइनस एम जी, वो किसके बराबर होगा? ये बराबर एफ के होगा, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और एफ क्या होता है? एम इंटू ए। समझ में आ गई बात? एफ क्या होता है? एम इंटू ए, यानी कि ये इक्वेशन समझ में आई? यस मैम, क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना है? एन निकालना है, वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी है एन में। तो ये क्या हो जाएगा बेटे? ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम ए प्लस एम जी। एन की रीडिंग ये आ गई। यस मैम, लेकिन मैंने आपको बताया कि वेइंग मशीन में जो रीडिंग आती है वो किसमें आती है बेटे? एन अपॉन जी में आती है। तो जो ये एन का मान आया, इसे मैं किससे डिवाइड कर दूं? जी से मैम, जी से। तो इसका मतलब कौन सी रीडिंग हो जाएगी? वेइंग मशीन की रीडिंग। तो ये क्या आ गया आपका बेटे? वेइंग मशीन।
रीडिंग इन वेइंग ग्राम, ये है आपका नंबर 8। ठीक है, क्लियर। अपोन ने भी मतलब ब्रेक की वजह से करा। ये देखो, आपका जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, एम इंटू, आप कह लो जी भी होता है अगर एक्सेलरेटिंग में होता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इसे हम किस में लेते हैं बेटे, न्यूटन में। किस में लेते हैं, न्यूटन में। एफ को किस में लेते हैं, एम इंटू जी को न्यूटन में लेते हैं ना। लेकिन अब ये जो वेट आया बेटे, ये जो वेट आया, अगर ये जब जी उधर चला जाएगा तो ये रहेगा केवल एम में रीडिंग। कहने का मतलब, अगर मैं इसको बेटे ध्यान से सुनो, अगर एफ के नीचे ले जाऊं जी, एफ बटे जी ले जाऊं, इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ एम। और एम की रीडिंग किस में आती है, केजी में। तो ये केवल और केवल जो रीडिंग देती है मशीन, वो देती है केजी में। इसीलिए ये जो एम है, ये हमारा एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ। एन अपॉन जी, जी को मैंने डिवाइड करा तो वो जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो किस में आ गई, 1 केजी। ये जो रीडिंग है वेइंग मशीन की वो किलोग्राम में आती है बेटे। वो फोर्स जो है वो न्यूटन में नहीं आता। जी से डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि जो वेइंग मशीन की रीडिंग है, कभी भी वेट देखना आप, वो किस में आएगा, किलोग्राम। आपको वेइंग मशीन में बच्चा भी तोलते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना, 2-4 महीने का, जब डॉक्टर लोग उसे उस पे नहीं खड़ा कर पाते तो उसे वेइंग मशीन में लिटा देते हैं, कभी भी जब बीमार बच्चा होता है। तो वो जो वेइंग मशीन की जो रीडिंग है, वो देखना, जब भी निडल हिटती है तो उसमें लिखा रहता है केजी। तो इसका मतलब हमें उसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जी से। वैसे क्या होता है, न्यूटन में होता है, लेकिन अगर मैं उसे जी से डिवाइड कर दूंगी तो किस में आ जाएगा, केजी में। क्लियर, जी से इसलिए डिवाइड करते हैं कि केजी में रीडिंग है। फिर है बेटे, ये आगे समझ में, आगे मैं अब नया टॉपिक समझाने जा रही बेटे आपको, मोशन क्या चीज बेटे, एन माइनस एम जी क्यों आया, ये पूछ रहे हो, बराबर एम में क्यों आया। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात पूछी, आप लोग भी समझ लीजिए। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, समझ रहे हो, और लिफ्ट पे 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक तो वो कि जो ये बॉडी रखी हुई है वेइंग मशीन पे, एक वो तो नीचे को लग रहा है एम इंटू जी, और जो इसके नॉर्मल कांटेक्ट, इसकी जो वेइंग मशीन में जो पड़े होने के कारण, टच होने के कारण जो उसके ऊपर लंबवत जो बल लगता है, नॉर्मल फोर्स, वो किस कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ, केवल और केवल वेइंग मशीन के कारण। ठीक है, और चूंकि ये पूरी वेइंग मशीन किस में रखी है, लिफ्ट में रखी है, और लिफ्ट भी चल रही है, तो लिफ्ट पे भी तो एक फोर्स है नीचे से लग रहा है। वो कितने से लग रहा है, एफ बराबर एम इंटू ए से। तो कितने फोर्स हो गए बेटे ऊपर की तरफ, 2 फोर्स हो गए। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब ऊपर की तरफ 2 फोर्स है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा हो गया ना। अगर ऊपर लिफ्ट जा रही है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर ऊपर का फोर्स एन है वेइंग मशीन का, और नीचे लगने वाला एम जी है, तो ये बड़ा होगा, एन बड़ा होगा ना बेटे, एन माइनस एम जी। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, ऊपर लगने वाले बल में से नीचे लगने वाले बल को घटा दूं, तो ये किसके बराबर होगा, उस बल के बराबर होगा जिस बल से मशीन ऊपर चढ़ रही है। और वो बल कितना है, वो ये है एम इंटू ए। समझ में आई बात, ध्यान से समझ लीजिए बेटे, बहुत कुछ क्लियर करने वाली बात है ये, कि ये जो वेइंग मशीन ऊपर जा रही है लिफ्ट में, वेइंग मशीन का जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एन, और नीचे लगने वाला एम जी। लेकिन एन इज ग्रेटर देन एम जी, बिकॉज लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। तो एन कैसा है आपका, ग्रेटर हो गया। ये जब बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो इक्वेशन कैसे आएगी दोनों फोर्स की, एन माइनस एम जी। ये किसके बराबर होगा, उतने बल के बराबर होगा जितने बल से लिफ्ट ऊपर चल रही है। समझ में आई बात। वैसे अगर ये लिफ्ट में ना होता बेटे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये वेइंग मशीन पड़ी हुई है और उस पे एम मास रखा है, वो चल नहीं रही कहीं भी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एन बराबर एम जी। समझ में आई थी हमारी बात।
पर ये नीचे को बल लग रहा है और ये ऊपर को लग रहा है और वेइंग मशीन स्थिर पड़ी है। तब इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या आई थी? F बराबर mg। लेकिन अब क्या हो गया? N हो गया है बड़ा और mg हो गया है छोटा। और अगर मैं N में से mg को घटाऊंगी तो कितने बल के बराबर आएगा? वो उतने बल के बराबर आएगा जितने बल से लिफ्ट ऊपर चल रही है। समझ में आई बात? ऊपर लगने वाले बल में से नीचे लगने वाला बल अगर घटा दूंगी तो वो कितने के बराबर आएगा? जितने बल से लिफ्ट ऊपर चल रही है। और लिफ्ट पहले ही दे दिया क्वेश्चन में कि लिफ्ट किससे एक्सेलरेट हो रही है? ए एक्सेलरेशन से। यानी उसमें बल कितना हो गया? m इंटू ए। यानी n माइनस एम जी बराबर m इंटू ए। समझ में आई बात? ये बात क्लियर हो रही है कि n बड़ा है इसलिए वेइंग मशीन ऊपर जा रही है और ये mg छोटा है। n माइनस एम जी वो कितने के बराबर आएगा? कितने बल के बराबर? जो लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहा है। जोन सा बल लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहा है उतने बल के बराबर ही तो आएगा। दोनों का डिफरेंस n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। और m इंटू ए क्या है? वो बल है जिससे लिफ्ट ऊपर चल रही है। क्लियर हुआ? अब जब ये वाली इक्वेशन आ गई तो अब ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और हमें पता है कि जो रीडिंग लेनी है हमें मशीन की वो किस में लेते हैं? n अपॉन जी में। तो इसे g से डिवाइड कर देंगे तो आंसर नंबर 2 आएगा। क्लियर? अंडरस्टैंड करते? यस मैम। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई कोई इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ी हो कोई बॉडी तो क्या रहेगा मोशन? मोशन ऑन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आज बच्चे इतने कम क्यों है बेटे? हम वो मसूली हम बंद नहीं हुए थे नया बच्चे पंखे नहीं लगे तो हमने सोचा हम यस इस वजह से। और आज तो पंखे लग गए और वही पुराने ही लगा दिए। ये भी नहीं कि मैं कई कनेक्शन पिन लगाया नहीं इसमें। हाँ प्लीज देखिए बेटे आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। देखो बेटा बच्चे हो गया वो इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं? जो एक ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा हो। जैसे ये वाला प्लेन है बेटे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है तो ये प्लेन क्या कहलाएगा? इंक्लाइंड प्लेन। क्या बना कहेंगे? इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। अगर किसी भी इस तरह तिरछे इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉडी हम गति करती है तो वो कैसे आएगी बेटे? ऐसे आएगी लुढ़कते हुए। समझ लुढ़कते हुए नहीं बल्कि स्मूथ चीज ऐसे उसे हम क्या कहेंगे? इस तरह सीधा गति करेंगी ऐसे। गति भी दो तरीके की होती है एक तो ऐसे वो नहीं रोलिंग वाली गति नहीं है सिंपल स्लाइडिंग वाली स्लाइडिंग वाली फिसलने वाली स्लाइडिंग वाली। ठीक है देखो बेटे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई भी m मास का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? m मास का ब्लॉक पड़ा है। और बेटे इस m मास का ब्लॉक का नीचे जो वेक्टर होगा वो कितना होगा? m इंटू जी। अब ये देख लीजिए बेटा जी कि इसको और जो इसकी कॉन्टेक्ट सरफेस है वो ऐसे है और नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा बेटे? जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर इस तरह से। समझ में आई बात? यस मैम। अब ये देख लीजिए कि ये जो फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है आपका फोर्स इसके बेटे हम करते हैं दो कंपोनेंट। इसे हम तोड़ते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये ऐसे टूटेगा बेटे। एक तो कंपोनेंट ऐसे टूटेगा और दूसरा कंपोनेंट टूटेगा ऐसे। ठीक है ये ध्यान रखिए बेटे। अगर ये थीटा है ये 90 है ये कितना होगा बेटे? 90 माइनस थीटा यस मैम। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा
भाई ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। यस मैम। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा कितना है बेटे, मैम पूरा पूरा 90 का है, यस मैम। क्योंकि ऐसे परपेंडिकुलर है। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना रह गया, थीटा। थीटा। समझ में आई बात? यस मैम। ये एंगल हो गया थीटा। थीटा। जब ये एंगल थीटा हो गया बेटे, मैम। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इस ट्राइंगल में देखेंगे बेटा जरा, ये एंगल थीटा है, मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है। यस मैम। और ये आपका, देखिए बेटे, ये कोसाइन स्टिक्स से ये हो जाएगा आपका एम जी cos कॉस थीटा। थीटा। Yes, ये ma'am. वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा एम जी cos थीटा। कॉस थीटा। क्लियर? यस मैम। ये आपका जो कोण के साथ वाला है आधार, यस जैसे मैम। अगर ऐसे होता है तो ये cos थीटा वाला होता है ना बेटे। यस अगर मैम। ये थीटा हो तो ये cos थीटा वाला होता है, और ये sin थीटा। बिल्कुल थीटा के साथ वाला cos, ये थीटा हो गया, थीटा के साथ वाला क्या हो गया, mg cos थीटा। cos थीटा। यस मैम। और ये इसके साथ जो इसका परपेंडिकुलर है वो है mg sin थीटा। साइन थीटा। यस मैम। अब आप ये देख रहे हो बेटे कि जो इसके एन है वो इसके बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है, यस मैम। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि इक्वल होते हैं। एन बराबर किसके हैं बेटे, एच बराबर एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एन इसको कैंसिल कर देता है, इसके कंपोनेंट को। एम जी जो फोर्स है, एम जी क्या है, फोर्स ही तो है, उस फोर्स का जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में बेटे, इस डायरेक्शन में। एन इसको क्या कर देता है, कैंसिल। भाई तू तो जितना ऊपर लगा जितना नीचे लगा उतना ही एन ऊपर लगा, तो दोनों का प्रभाव निरस्त हो गया। उसके बाद एक कंपोनेंट बचा, किसका, एम जी का। एम जी क्या है, एक बल है, बल जो ये बॉडी पे लगा रही थी फ्लैट प्लेन पे, जो एम जी साइन थीटा है, तो ये कंपोनेंट है फोर्स का। इस कंपोनेंट से ही बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करेगी। समझ गई बात? यस मैम। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली जो बॉडी स्लाइड करेगी वो कितने फोर्स से करेगी, वो कितने Sin फोर्स theta से से। करेगी, एम जी साइन थीटा। क्लियर? ये जो बॉडी स्लाइड करेगी बेटा वो कितने फोर्स से करेगी, एम जी साइन थीटा फोर्स से करेगी। अगर आप इनक्लाइन मोशन में पढ़ेंगे, इनक्लाइन मोशन मतलब जो इस तरह के स्लाइडिंग मोशन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो गया एन से। क्लियर? यस मैम। अगर आप ये देख लीजिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि एफ जो है, ये हो गया इक्वेशन दूसरी, आप ये भी कर लीजिए। आपको पता है कि F इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू ए, और हमें पता है कि ये वाला फोर्स F के बराबर आ रहा है, जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये वाला जो बॉडी नीचे आ रही है वो किससे आ रही है, एम जी साइन थीटा से। और जब भी कोई वस्तु जब गति करती है तो वो F बराबर एम में भी होता है। ठीक है, तो जब F बराबर एम में इक्वल टू एम डी साइन थीटा, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया बेटे, साइन थीटा। अगर आपकी इंक्लाइन मोशन में एक्सेलरेशन पूछा जाता है, इंक्लाइन मोशन में एक्सेलरेशन पूछा जाता है, तो वो कितना आएगा बेटे, जी साइन थीटा। क्लियर? यस मैम। इंक्लाइन मोशन में एफ पूछा जाएगा, एम जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, जी साइन थीटा। क्लियर? और अगर नॉर्मल कंपोनेंट टच अगर पूछा जाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स, तो वो आपको एम जी कॉस थीटा निकालना है, क्योंकि कॉन्टेक्ट फोर्स दोनों के बीच में क्या है, एन इजिकल टू एम जी। अगर कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा जाता है तो कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा। क्लियर? तीनों चीजें। क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, इसे देख लीजिए आप। ऐसा तो नहीं कि कल मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया तो बच्चों को समझ में ना आया और इसलिए ना ना क्या बात है, सही पढ़ा था आपने। इसको अच्छा पढ़ाओ ना, बहुत अच्छा पढ़ाओ उसको। ऐसा मुझे लगता है कि कभी जल्दी पढ़ाया हो ना बच्चों को ना समझ में आया हो, ऐसा तो नहीं है। नो। वैल्यू नहीं कितना मंदी।
A block of mass m is placed on an inclined plane or inclination theta with horizontal or are smooth and inclined plane is fixed on find acceleration of block normal contact force between the block and waves. It just वेट मतलब जहां से बॉडी बिल्कुल स्लाइड होने लगती है उस जगह को कहते हैं वेट वेट जस्ट आफ्टर द ब्लॉक इज रिलीज्ड देखिए बेटे ये- अब आप ही बताएंगे मुझे इसका आंसर ऑप्शन भी नहीं लिखती आप बता दो क्या होगा आंसर पढ़ो जल्दी से ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एक एम मास का ब्लॉक है वो कहाँ रखा है इज ऑन दी एन इंक्लाइंड प्लेन ऐसे प्लेन पे रखा है ठीक है उसके बाद है या ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा एंगल भी क्या बन रहा है थीटा विद हॉरिजॉन्टल ठीक हॉरिजॉन्टल के साथ इफ ऑल दी सरफेसेस आर स्मूथ स्मूथ यानी कि ये क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है स्मूथ है सरफेसेस और एंड inclined plane is fixed on ground ये जो प्लेन है ये inclined plane है ये ग्राउंड पे कैसा है फिक्स है ठीक है थीटा ही रहेगा बदलेगा नहीं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ऑफ द ब्लॉक मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा जी साइन थीटा और क्या पूछा है कॉन्टेक्ट फोर्स क्या एम जी कॉस थीटा क्लियर ये जो आर्टिकल है ये इसी का आंसर पूरा
ये जो आर्टिकल समझाया गया है ये पूरा और पूरा इसी का ही आंसर है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा जी साइन थीटा आंसर और सेकंड हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। क्लियर? ये हो गया बेटे आप? मास एंड attached with ideal string। आप बेटे कल भी आए थे ना? कल आए थे आप? आप आए थे कल? आपको ही कह रही हूँ, कल आए थे। और परसों? परसों भी आए थे। पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है कि कोई एक बच्चा रेगुलर था लेकिन वो नहीं आया, तो मुझे लग रहा था कि उसका छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कैसे। विद आइडियल block of mass m is attached with ideal string। ठीक है, इसे लिख लीजिए negligible mass। Find tension at points A and at point B। देखिए बेटे, ये तो है ए पॉइंट और ये है आपका बीच में बी पॉइंट। ठीक है, ये बराबर में सारे सेम हो गए ना, सारी टेंशन इक्वल होगी। मैं लिख रही हूँ, मुझे बता दो कि कौन सा है। ये वाला थर्ड वाला ही होगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। समझ में आ गई बात? यस मैम। स्ट्रिंग आइडियल है, मास 0 है स्ट्रिंग का। मैंने आपको बताया था ऐसी स्ट्रिंग जो आइडियल स्ट्रिंग होती है जिसका मास नेग्लेजिबल होता है, 0 होता है, उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल रहती है। ठीक है, यस मैम। कितनी होगी? इसका नीचे क्या होगा? एम इंटू जी और ये ऊपर क्या है? टी ए। तो ए पॉइंट पे भी कितनी होगी? यानी डी ए कितनी होगी? एम इंटू जी और इतनी कितने पे होगी? बी पॉइंट पे। यानी ए पे भी और बी पे भी कितनी होगी? सेम। एम इंटू जी। क्लियर? यस मैम। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ बेटे नॉन आइडियल स्ट्रिंग का, जिसमें कि स्ट्रिंग का भी मास होगा। और mass n is suspended। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ। सस्पेंडेड with the with the help of
massive string, massive massive string of mass 2m as shown in figure in as shown in figure. Find the tension in the string at point B and A. देखो बेटे, ये पॉइंट है बी और ये है आपका ए, और इसका जो मास है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इसका जब ऑप्शन है, ऑप्शन है इसमें। हाँ ऑप्शंस है, ऑप्शन बताओ। सेकंड। कौन सा है, सेकंड। सेकंड, आपने कौन सा बोला था अभी, सेकंड बोला था, सेकंड, सेकंड बोला था, सेकंड कैसे, देखो बेटे, बी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, उसने पूछा है टेंशन एट बी। सबसे पहला, दो क्वेश्चन है इसमें, बताइए टेंशन एट बी कितनी होगी एंड ए, बी पे कितनी होगी बेटे, बी का जो आपका जो ये लगेगा पोर्शन, ये कितना होगा, एम इंटू जी, और ये ऊपर की ओर होगी बी पॉइंट पे कितनी होगी, टीबी, यानी कि टीबी किसके बराबर आ गई, एम जी के मैम। एम जी के। पहला तो ये हो गया, बी पॉइंट पे टेंशन कितनी आ गई, एम जी एम जी, क्लियर, यस। पहला आंसर। फिर उसने कहा कि ये जो रॉड है इसका जो वेट है वो कितना है, 2m, और ये जो ए है, इस ए का ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, इसका जो वेट है m ऊपर लेंगे और m नीचे लेंगे। अब मुझे ए पॉइंट पे बतानी है टेंशन, यानी टी ए कहाँ होगी, ए पॉइंट पे होगी। अब ये जो बॉडी m है, अब स्ट्रिंग का भी मास होने के कारण वो भी बॉडी बन गई, किसके लिए, ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए क्या बन गया, उसका भी मास उसमें जुड़ जाएगा, किसमें, इस बॉडी कैपिटल एम में, ये यहाँ तक की स्ट्रिंग का जितना मास होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, वो पूरी बॉडी बन जाएगी, बॉडी बन गई ये, समझ में आई बात। अब बॉडी ये क्या होगी, इसका मास क्या हो गया, एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो इस ए पर क्या टेंशन होगी, अब उसका जो पार्ट होगा नीचे का इस पूरे का क्या होगा बेटे, इसका होगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी, तो ये बी ए पॉइंट पे कितनी टेंशन होगी, m प्लस स्मॉल m इंटू जी, क्लियर। ये किसका है उदाहरण, जब स्ट्रिंग का भी मास दिया हो, उस समय इस बॉडी में स्ट्रिंग का मास जुड़ जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी वो, और जब मास नहीं दिया रहता तो उसका मास से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ हम इसका मास एज्यूम करते हैं ब्लॉक का या बॉडी का, यहाँ जो लटकी रहती है। लेकिन अगर स्ट्रिंग यानी ये जो जिस चीज से लटक रही है, अगर उसका भी मास दे दिया जाए तो वो मास किसमें कंक्लूड हो जाएगा,
किस में इंक्लूड हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें, बॉडी में जो लटक रही है, एम मास की लटक रही है और रस्सी का या चैन का वेट भी दे रखा है, तो वो उसमें जुड़ जाएगा। फिर टेंशन दोनों का मास जोड़ के और जी से मल्टीप्लाई करके उस बिंदु पे उतनी टेंशन हो। अगर ए पे निकालना है तो एम यहाँ तक का मास प्लस इसका मास इंटू जी, वो टेंशन। समझ में आई बात? यस मैम। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये तनाव होगा कहाँ पे बेटे? ए पॉइंट। क्लियर? तब उस समय स्ट्रिंग का मास बॉडी में जुड़ जाएगा। है एम टू एम नहीं, क्या चीज बेटे? एम प्लस टू एम। एम प्लस टू एम नहीं होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पढ़ो कि जो मास दिया हुआ है स्ट्रिंग का, वो जो उसने कहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड, ये लटक रहा है विद द हेल्प ऑफ मैसिव स्ट्रिंग। मैसिव स्ट्रिंग मतलब जो एक भारी, मैसिव मतलब एक वेटेड स्ट्रिंग के साथ ऑफ मास 2m, जिसका कि मास कितना है? 2m है, एज शोन इन फिगर। फाइंड टेंशन, ये फिगर में दिया हुआ है बेटे, ए पर m है और ये आगे ऊपर f है। क्लियर? Yes. वैसे टोटल 2m दिया है, लेकिन ए पॉइंट पे दिया हुआ है मास डिवाइडेड है mm। क्लियर? यस मैम। आगे ये हो गया था बेटे। यस मैम। क्लियर हो रहा है ना बेटे? Yes, आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं कि एक बच्चा जो है रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है, तो उस पे कितना फोर्स लगता है। बच्चा कितने रहा? हाँ, अब अभी तक क्या था कि जो ये था लटका हुआ था नीचे, ब्लॉक क्या था? लटका सबसे हुआ। कॉर्नर पे लटका हुआ था, तो तब हम कर रहे थे। अब एक बच्चा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, देख। ब्रेकिंग टेंशन of string with equal to 100 Newton। फुल स्टॉप। उसके बाद है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन of a boy without breaking string। मास ऑफ बॉय, बॉय का मास दे रखा है, लड़के का मास ऑफ बॉय इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है, ऑप्शंस पहले वो जिसका फिगर बना देती हूँ। देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से यहाँ पर अब एक बच्चा लटक के धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। और जो है आपकी फ्री मैक्सिमम, और ऊपर चल रहा है, और ये चल रहा है ऊपर की तरफ। देखिए बेटे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? ब्रेकिंग टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ब्रेकिंग टेंशन ये कहते हैं कि अगर वो 200 या 200 के बराबर, मतलब 200 से ऊपर जाता है, तो वो स्ट्रिंग टूट जाएगी।
यानी उसकी जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितनी है, 100 तक सहन कर सकता है, इसके ऊपर ब्रेकिंग टेंशन नहीं ले सकती स्ट्रिंग। उसके बाद है फाइंड मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ ए बॉय। उसने कहा कि एक बच्चे का एक्सेलरेशन ज्ञात करो, जबकि जो बच्चा चढ़ रहा है विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, बिना टूटे स्ट्रिंग के, विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, बिना तार के टूटे एक बच्चे का एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। मास ऑफ द बॉय 10 kg। अगर बेटे ये इसका मास 10 है तो जो नीचे का फैक्टर होता है, फोर्स होता है एक्सेलरेटिंग, m इंटू जी होता है ना। अगर यहाँ पर अगर m वेट होता तो नीचे लगने वाला क्या था, m इंटू जी। अगर m 10 है तो g कितना होगा 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 100। क्लियर। 100 जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स। यस मैम। ठीक। और जो मैक्सिमम टेंशन दी है, जो स्ट्रिंग जिस पर टूट सकती है वो कितनी है, 200। ठीक है, 200 न्यूटन। क्लियर। अब ध्यान से देखिए बेटे, ये इसका वेट कितना है, 100 बच्चे का, और इसको सहने की शक्ति कितनी है, 200 न्यूटन का। तो बच्चा इसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाए। समझ में आई बात। अगर यहाँ होता 100 से कम, बच्चे का वेट हो जाता 100, और यहाँ होता 100 से कम मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे चला जाता या स्ट्रिंग टूट जाती। ठीक है, या आंसर आता माइनस में। अगर एक्सेलरेशन पूछता ना तब भी, तो तब एक्सेलरेशन किस में आता, माइनस में आता, क्योंकि अगर उसका ये जो मैक्सिमम टेंशन है अगर उस बच्चे के वेट से कम होता, अब यहाँ मैक्सिमम टेंशन उसके वेट से ज्यादा है, तो इसलिए वो धीरे धीरे बच्चा ऊपर चढ़ सकता है। अब एक और चीज देखिए, मैंने क्या कहा, ये ज्यादा है, ये तो एन हो गया नॉर्मल फोर्स, ये एम जी कंपोनेंट हो गया भाई, ऐसे हो गया ना। देखो ये हो गया, ये तो नीचे हो गया एम जी, और ये हो गया नॉर्मल फोर्स आपका हो गया 200, लेकिन बच्चा ऊपर भी तो जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो क्या बताया था मैंने, एन बड़ा है, एन माइनस एम जी बराबर किसके आएगा, एम इंटू ए के, बताया था। यानी 200 माइनस 100 बराबर m इंटू ए। m कितना है बच्चे का, 10, और a मैंने निकालना है, एक्सेलरेशन मैंने क्या करना है, निकालना है। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, बात समझ में आई है। एक इक्वेशन अभी जब आपने पूछी थी वो क्या थी बेटा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, ये बताई थी ना मैंने। जब n बड़ा होता है एम जी छोटा होता है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। n कितना है यहाँ पे 200, माइनस एम जी क्या है 100, इज इक्वल टू n क्या है बच्चे का मास 10, और बच्चे का एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है a। तो करिएगा जरा, ये हो गया 100 10 a, और a इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। समझ में आया बेटे। बच्चा जो है कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा बिना टूटे स्ट्रिंग के, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाएगा जब स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। क्लियर। अगर मैं इसमें ये दे दूं, ये तो हो गया ना बेटे, ये इस तरह से मैंने स्ट्रिंग दे दी बेटे, उस पे यहाँ बच्चा है और वो लटक रहा है, और उस समय जो इसकी मैक्सिमम टेंशन है वो है 90। कितनी है, 90 न्यूटन। ठीक।
और बच्चा जो है उसका वेट है 10, तो उसका जो नीचे का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 100। आप ये देखिए इसकी जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितनी है? 90। और जो बच्चे का वेट है वो कितना है? 100। तो भैया अगर एक तार 90 ही वेट सहन कर सकती है, तो अगर उस पे 100 का बच्चा तो पता नहीं लटक ही कैसे रहा होगा। अगर वो ऊपर चलेगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग इज ब्रेकिंग, ब्रेक हो जाएगी। और उसके बाद तब आपसे ये कहा जाए कि तब कैलकुलेट कीजिए ब्रेकिंग एक्सेलरेशन, तब भी आप यही लेंगे। एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में उस समय क्या हो जाएगा? वो माइनस में आ जाएगा। समझ में आई बात? उस समय आप क्या लेंगे? आप ये लेंगे एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो एन कितना है आपका? 19। ये कितना है? 100। एम कितना है? 10। और ए क्या है? ये हो जाएगा आपका बेटे 10 इज इक्वल टू 10, सॉरी माइनस 10 इज इक्वल टू 10 ए, और ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? अगर ये पूछा जाता है व्हाट इज द ब्रेकिंग एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय, उस समय आपका एन इज लेस देन एम जी। एन हमेशा छोटा रहेगा उस समय, मैक्सिमम टेंशन छोटी रहेगी बच्चे के वेट से, याद रखिएगा। क्या टाइम हुआ बच्चे? 5 तो आप कहाँ जाते हो? तो चिल्काना तो जा सकते हो आप। मैम 1 घंटा लगेगा जाने में, चिल्काना पटनी से आगे? जी मैम। चलो देख लो बेटे, बस एक दो क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो फिर चले जाना। मैं खुद ही आज थोड़ा जल्दी जाऊंगी, मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगी बस। ठीक है, 10-15 मिनट, मौसम खराब हो रहा है, बारिश भी आ सकती है, तो मैं बस पढ़ाई कर जाऊँ। ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ लो बेटे, 10 मिनट और पढ़ लो। ओके मैम, ओके मैम, फिर आगे का ये समझ में आ गया है बेटे? यस मैम। ये देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है बेटी, अगर इस तरह से सरफेस पे आपके 3 ब्लॉक पड़े हुए हैं, 3 ब्लॉक्स का जो वेट है वो 3 kg, 4 kg और 5 kg, ठीक है, और इधर लग रहा है फोर्स, ऐसे कि ये बंधे हुए हैं स्ट्रिंग से, यस मैम। ठीक है, और इधर लग रहा है फोर्स। फोर्स लग रहा है आपका 120 न्यूटन। कितना है? 120 न्यूटन से। उसने कहा फाइंड एक्सेलरेशन। ये देखिए बेटे, यहाँ इसके बीच में है T1 टेंशन, इसके बीच में है T2 टेंशन, ठीक है, T2 टेंशन। और ये जो इधर फोर्स लग रहा है, तो ये पूरा सिस्टम इस तरफ चल रहा है ना, तो ये भी ए से एक्सेलरेट हो रहा है, ये भी ए से एक्सेलरेट हो रहा है, और ये भी ए से। जब इधर फोर्स लग रहा है तो ये सारे के सारे बंधे हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों ब्लॉक इधर को खिसकेंगे। 10 ठीक मीटर है, पर सेकंड स्क्वायर है 10 मीटर पर सेकंड। इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो वो तो सिस्टम ये है बेटे कि जब इस तरह से जुड़े हुए होते हैं तो इनके सभी मासों को जोड़ दो। कितना हो गया टोटल मास? 12 हो गया, है ना। एम हो गया आपका 12 kg, यानी, और वो कितना होता है? एफ बराबर एम गुना ए, एफ बराबर एम गुना ए। एम तो आपको पता चल गया, एफ कितना लग रहा है? 120, और निकल जाएगा एक्सेलरेशन। ए हो गया एफ अपॉन एम, यानी 120 अपॉन 12 इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यस मैम। और अगर आपसे पूछी जाए टेंशन, टेंशन पूछी जाए, फाइंड दी टेंशन इन स्ट्रिंग्स 1 and 2। ये स्ट्रिंग्स बेटे 1 है और ये स्ट्रिंग्स 2 है। इधर देखो बेटे, स्ट्रिंग 2 पे इधर कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इधर टेंशन है, यस मैम। यानी कि ये किसके वो होगी? बराबर
ये होगी T2 किसके बराबर होगी, किस बल से खींच रहे हैं इधर, देखो M इंटू जो फोर्स होगा वो होगा T2। भाई ये इधर जो जा रही है वो T2 फोर्स से ही तो खींच रही है बस। यस मैम। T2 इज इक्वल टू M इंटू ए कितना आ गया 10, यानी आपका M कितना है 3, T2 कितना आ गया बेटे 30, 30 न्यूटन। 30 टेंशन आ गई। उसके बाद उसने पूछा इस वाले ब्लॉक में बताइए कितनी होगी टेंशन। अब इस ब्लॉक में बेटे दो तरफा है, एक तो ये वाला गुटका ऐसे इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, तो इसमें जो टेंशन है नेट टेंशन कितनी होगी, कितनी होगी बेटे, जो इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है। देखो बेटे ध्यान से सुनना, इधर इस ब्लॉक पे इस तरफ दो टेंशन अप्लाई हो रहे हैं। यस मैम। कौन कौन से, एक तो T1 और एक T1 और एक, और इसके उल्टी तरफ है एक, यस मैम। यस मैम। तो ये वाला बड़ा होगा ना, Yes, T1 ma'am. बड़ा होगा यस मैम। क्योंकि दो आ रहे हैं इधर फोर्स, एक तो T1 खुद फोर्स है Yes, टेंशन तनाव है, और एक ए यानी एफ, ए मतलब एफ समझा करो, अगर ए है तो एफ समझो बल है वो, दो बल लग गए इधर, तो ये बड़ा हो गया। तो जब ये बड़ा है तो इसमें से इसे घटाएंगे, यानी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना होगा 4 M इंटू ए कितना निकला 10, क्लियर। 70 आ जाएगा। तो आपका T1 निकालना है, T2 कितना निकला 30, T2 की वैल्यू रख दी मैंने, और ये कितना है 40, तो T1 कितना आ गया बेटे 40 प्लस 30 70, क्लियर। T2 कितना आया था 30 और T1 कितना आया, बस यही क्वेश्चन था कि आपको T1 टेंशन निकालनी थी, T2 टेंशन निकाली थी और एक्सेलरेशन निकालनी थी। तो सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो कंबाइंड सिस्टम समझते हुए। कंबाइंड सिस्टम में क्या कर दोगे, मास को जोड़ दोगे और टोटल जितना फोर्स है उससे डिवाइड कर दोगे तो ए आ जाएगा। उसके बाद ए निकाल दिया, उसके बाद आप T1 T2 बहुत आराम से ए का मान रखेंगे, एक एक लाइन में आंसर आता था, ओके मैम। क्लियर। क्या टाइम था भाई, हमसे 5। 5 मिनट, 5 मिनट आप बैठ सकती हो, जाओ 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 बेटा जाओ। आगे बढ़िए मैम। ये आपको क्लियर हो गया बेटे, यस मैम। क्या किया गॉट इट। जिस तरह से आपने बेटे अभी हॉरिजॉन्टल में लेटे हुए तीन ब्लॉक्स को एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ देखा और सिस्टम देखा, अब मैं आपको वर्टिकली बताऊंगी। इस तरह से है ये तीन मास, ठीक है, एक स्ट्रिंग से लगे हुए हैं ये, और इस तरह से ठीक, ये 3 kg, ये 3 kg और ये 4 kg, यस ठीक। करो यस। आइडियाज नहीं, तो वो गई सर बंद कर लो। ये हाँ बंद करिए। 150 Newton is applied
at P at A at point A in vertically upward direction, then find the tension Hmm, hmm. देखिए बेटा, ऑप्शंस लिख दी हूँ 150, 90 n है साथ में हर से 90 और 45 न्यूटन का है 90 और फिर है 90 न्यूटन सी है और फिर 45। ठीक है, बस दो ऑप्शन लिख दिए, दो में से एक है, देख लीजिए कैसे देखेंगे बेटे। तीन जो गुटके लटके हुए हैं कितने कितने वेट के हैं? पॉइंट कौन सा है इसमें? क्या बेटे? पॉइंट कौन? ये रहा पॉइंट ए, देखिए बेटे, पहला स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये पॉइंट ए, ठीक है। अब ये आपका है, इसमें टेंशन है आपकी T1, ठीक है, ऊपर की तरफ, और यहाँ है 2 पॉइंट, 2 नंबर पर इस पे है टेंशन C2 और ये है पॉइंट नंबर 2, यहाँ है क्लियर बेटे। और ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसमें एक्सेलरेट भी हो रहा है। देखिएगा बच्चे, हम्म, इस पे कितना बल लग रहा है ऊपर की तरफ? 150 न्यूटन। और इसमें पूछा है फाइन टेंशन पूछी है, तो सबसे पहले जो नीचे होगा T3, वो अगर मैं इसको कंबाइंड सिस्टम मान लूं तो एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगा? 4 और 3 7 और 3 10, 10 तो इसका वेट हो गया, m हो गया, और क्या होता है? 15 आ जाएगी इसके एक्सलेशन। कितनी? 15 हम टोटल मास 10 हो गया और 150 फोर्स हो गया 10 एक्सेलरेशन में निकाल। लेकिन मैम एक्सेलरेशन इसलिए कहाँ होगा मैम? ये भी ग्रेविटी की तरफ से हो रहा है मैम। और ये होगा 1050 ऐसे नहीं। इसमें देखो क्या है, इसमें टेंशन है बच्चे, इसमें आपको ये देख लीजिए, टोटल मास आपका 10 kg हो गया, बिल्कुल सही। टोटल मास आपने सही किया, 4 + 3 + 3 = 10 kg, ठीक है। ये m हो गया, क्या हो गया? m। देखो बेटे, क्या बताया था मैंने एक लाइन लिखी थी, हर जगह लिख रही हूँ, n - mg = ma लिख रही हूँ। यस मैम। n है आपका 150, यस मैम। mg क्या होगा? अगर मैं टोटल का मान लूं, टोटल का वेट क्या हो जाएगा? 10 × 10, टोटल 10 × 10, यस मैम। 150 में से 100 गया तो कितना बचा? 50। और m क्या है आपका? मास जो रहेगा वो क्या रहेगा? 10। टोटल सिस्टम का मास तो 10 ही रहेगा, और ए आपको निकालना है, तो क्या रहेगा बेटे? 5। 150, ये बस 10 × 10 = 10 × ए। क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर है? ये 10 क्यों लिया, समझ गए ना? इस सबके मास को जोड़ दिया, कंबाइंड सिस्टम मान लिया, तो उसका m कितना हो गया? 10। और g की वैल्यू टेंशन की कितनी होती है? 10। तो 10 × 10 क्या हो गया? 100। और जो नॉर्मल फोर्स था ऊपर की तरफ लग रहा था वो कितना था आपका? 150। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 150 फोर्स आपका, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया? 50 = 10 a, और a बराबर कितना हो गया? 50/10 यानी 5।
ए की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा है कि हर एक बॉडी पे फोर्स बताना है, टेंशन मतलब क्योंकि जो नीचे इस पे तो फोर्स हो गया और जो इस तरह लटकेगा वो टेंशन हो गई स्ट्रिंग से। क्लियर? देखिएगा इस पे निकालेंगे तो कितना होगा बेटा? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका, हाँ जी, एन एन इज इक्वल टू, एक मिनट देखते हैं, एन इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये वाले इसके लिए कितना हो जाएगा? 150 इज इक्वल टू एम कितना, 100 नहीं 3, केवल इसके लिए निकालना है आप, बल्कि इसके लिए तो हमें टेंशन ही निकालनी है। हम्म अगर ये मान लीजिए अगर इसके निकालो, अच्छा पहले T1 ऊपर से चल रहा है ना, मैं ये सोच रही थी T1 नीचे, T1 ऊपर है, इस 4 किलो पे T1 निकालो बेटे, टेंशन कितनी होगी? ये हो जाएगा आपका बेटे T1 इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम कितना है 4 और जी वो कितना है 5, क्या कह रहे 45 आया है, हाँ। एक्सेलरेशन कितना निकला हमारा 5, कितना आया ये 20 ये ऊपर, और T2 पे निकालो जरा, T2 पे निकालिए बेटे, हो जाएगा 15 से 150 काट दो, 10 आ जाएगा। 3 पंजे नहीं, 3 पंजे 15 आ जाएगा। बताओ किसका ना हम इस पे 4 रखा थे, 3 रख देंगे इससे जो सेकंड वाले का। इसमें जो T1 निकलेगा ना बेटे, T1 देखो जो फोर्स है ऊपर की तरफ वो कितना है 150 और नीचे की तरफ जाएगा 4 गुना एम इंटू जी होता है ना, एम है और जी हमारा 10 40, ये इस तरह से नहीं होगा। देखो बेटे मैंने आपको वो जो इक्वेशन अभी लिखवाई ये वाली, इस इक्वेशन का यूज करो बेटे, इस इक्वेशन का यूज करो हर जगह। एन कितना है 150, एन क्या चीज है नॉर्मल फोर्स, वो कितना लग रहा है हर जगह 150, ठीक है, माइनस एम इंटू जी, ये कह लो कि ये हमारा टेंशन लग रहा है T1, कितना लग रहा है T1, और एम इंटू ए क्या चीज होगी बेटे, एम क्या हो गया आपका 4, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो गया 5, यही तो हुआ, 4 इंटू ये हो गया 20 और टी की वैल्यू क्या हो गई, यस, ये टी इधर आ गया, ये हो गया 150 माइनस 20 इज इक्वल टू T1, ये हो गया आपका 130 न्यूटन। समझ में आई बात? देखो आप बताओ, इसका ही तो निकाल रहे बेटे T1, इस पे ही तो निकाल रहे T1, 4 जब मैंने अलग अलग ब्लॉक पे निकाल लूंगी टेंशन तो उसका अलग अलग मास नहीं लूंगी, अगर मैं अब इसका निकाल रही हूँ तो इसके लिए मास 4 kg नहीं लूंगी, और जी कितना जो मैंने ए लिया वो कितना निकला 5, तो कितना आ गया बेटे 4 गुना 5, ये आपका T1 हो गया 150 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 गुना 5, ये हो गया 20 इधर चला गया, ये आ गया 130 इज इक्वल टू T1, तो T1 की वैल्यू कितनी आई 130 न्यूटन।
कहीं डाउट है? डाउट है तो बताओ। मैम ऑप्शन में नहीं मैम ऑप्शन में नहीं ऐसे है ऑप्शन में नहीं है मैम ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन तो मैंने तो बहुत चलाया अब इस पे आओ। 150 minus 2 देखो एक और भी चीज है इसमें बेटे। बेटे एक बात बताओ ध्यान से। ये 4 किलो का ब्लॉक है, इस पे ऊपर की तरफ तो 150 का बल लग रहा है नॉर्मल फोर्स से, नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है? एक तो इस स्ट्रिंग के कारण लग रहा है मैम एक तो टीटू लगेगा और एक एमजी लगेगा और एक एमजी भी तो दो लगेगा। लगेंगे मैम 2 फोर्स ही लगेंगे। यस मैम एमजी कितना होगा? एमजी मैम 4 into 10 40 हो जाएगा 40 और T2 जुड़ जाएगा उसमें। Yes, ma'am. 40 प्लस T2 150 माइनस जो मैंने ये किया 150 माइनस ये वाला T1, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे होगा 40 प्लस T1। आप समझ रहे हो? 40 प्लस T1 इज इक्वल टू ये होगा 4 गुना 5 यानी 20। 2 फोर्स लग रहे हैं इसमें बेटे नीचे की तरफ। यस मैम ध्यान से समझ लो। एक तो ये इसे खींच रही स्ट्रिंग, वहां तो हो गया टेंशन, उसके कारण तो हो गया T2 ये वाला, इसके सॉरी उसके कारण तो हो गया T1। क्या हो गया? बल्कि इसमें भी नहीं बेटे, आप इसमें जो है टेंशन T2 लेंगे। T2 वाले में स्ट्रिंग में जो पॉइंट T2 पे है वहां पे लग रहे 2, एक ये रोड इसको खींच रही T2 से और एक इसका लग रहा है वेट। ये इस पे एक ये लग रही टेंशन T2 और एक इसका वेट लग रहा है नीचे mg। 2 बल है इस पे लगने वाले पे। बेटे इसे बहुत क्लियर कर लो, बहुत क्लियर। इस 4 किलो की वजह से नीचे की तरफ 2 बल लग रहे, एक तो T2 और एक लग रहा है 40 m इंटू जी, तो वो जुड़ जाएंगे और किसके अगेंस्ट जुड़ेंगे? n के, n में से घटेंगे। n माइनस 40 प्लस T2 इज इक्वल टू 20, 4 गुना 20। समझ में आई बात? मैम सिर्फ लास्ट वाले में तो फिर एक लगेगा लास्ट वाले में एक एक लगेगा क्योंकि इसमें नीचे कोई नहीं है। एमजी नहीं इसमें एक लगेगा बेटे, इसमें क्या लगेगा? इसमें केवल एक लगेगा। T3 कैसे निकाल लोगे इसे? केवल ऊपर की तरफ ही तो लग रहा है। यस मैम तो ठीक देखो बेटे n माइनस T3 इज इक्वल टू कितना हुआ? 3 गुना 10, यही तो हुआ भाई। मैम 2 फोर्स लग रहे ना, बल्कि ऊपर की तरफ लग रही टेंशन, तो ये होगी प्लस में। मैम ए तो हमारा 5 है 10 नहीं 10 लिखा ना आपने याद है इंटू 10 ये 5 आया ना? यस मैम अच्छा हाँ मैं जी कह रही थी, ये 5 है ना ए। अब T3 कितना आया? अब ये देखो आप n कितना है 150 यस मैम माइनस T3 इज यस इक्वल मैम टू 15 15 और T3 कितना निकला बेटे? 10 ये निकला आपका 110। यस वेरी राइट, बिल्कुल क्लियर। क्लियर हो गया ना बेटे? अब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे करा रहे हो, मुझे ऐसा लगा इसका मतलब, लेकिन बिल्कुल सही है। T3 110 है, समझ में आई बात? यस मैम और T2 आपने यहाँ से निकाला, इससे ऊपर अभी इक्वेशन से कहाँ गई वो T2 वाली? ये इक्वेशन थी यहाँ। 150 माइनस 40 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है 20। यहाँ से निकाल दो बेटे। 150 में से 40 गए, फिर माइनस T2 इज इक्वल टू 20 और फिर 20 भीतर चले गए, ये कितना हो गया 60, तो ये 90 हो गया।
150 में से 60 गए तो कितने बचे? 90। यस मैम। यानी T2 कितना आया? 90। अभी T2 निकला, T3 निकला, आप निकाल लो T1। T2 निकला अभी। T2 कितना आ गया? 90। अभी आपने क्या निकालना बेटे? T3 और T2। T2 कितना निकला? 90। 90। और T3 कितना निकला? 110। 110। मैम ये तो है ही ऑप्शन। नहीं अगला तो रहा नहीं, T3 110 ही है बेटे। मेरे ऑप्शन एक दो चार है ना, मैंने वो लिखे थे। 15 घटा के 110 में चले क्या कह रहे बेटे? 3 इसने घटाया क्या है 150 में से? कैसे? तो फिर मुझे कैलकुलेशन ना गलत करो मैथमेटिकली। अरे कितना आया? मैम 35 आएगा मैम। ये 15 है, हमने माइनस किए ना। 15 माइनस किए तो कितना आया? 150 में से 135। 135 करो, इसे तो करो 135। ठीक है। T3 कितना आया? 135। और T2 कितना आया? 90। और T1 निकालो जरा। T1 निकालिए बेटे। T1 कितना आएगा? T1 देखो बेटे कितना है? एक बात सुन लो, ये जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वो कैसी है स्ट्रिंग? आइडियल, मासलेस। ठीक है। जब इस पे अगर आप आइडियल है ये, तो उस समय जब आप लेंगे तब आप लेंगे बेटा इसके लिए 150 माइनस आपका आ जाएगा। इसका देखिए बेटे, देखो एक बार क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, एक बार ये भी देख लो जरा। हमने क्या हमने कहा कि हमें निकालना है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। कहाँ कहाँ निकालनी है? पॉइंट ए पे। पॉइंट ए क्या है? स्ट्रिंग है। ऐसी स्ट्रिंग जो कि आइडियल स्ट्रिंग है, वेटलेस है, मासलेस है। तो उस समय जो है बेटे क्या हो जाएगा आपका? n माइनस ओनली और ओनली T1 रहेगा टेंशन। ऐसी स्ट्रिंग में इसका कोई वेट ही नहीं है, इस स्ट्रिंग का मासलेस है, तो mg थोड़ी होगा पॉइंट ए पर। पॉइंट ए का अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा बेटे? यानी कि 150 n माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू ए होता है ना। m तो उसका 0 है पॉइंट ए पर। स्ट्रिंग कैसी है? आइडियल है। आइडियल का मतलब उसका मास 0 है, और जब मास 0 है तो क्या हो जाएगा बेटे? T1 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। अब तुम ये बताओ कि तुमने T3 45 कैसे निकाला? फर्स्ट ऑप्शन में T3 45 है, निकाल लो फिर। T3 कैलकुलेट करो, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है तुमने। देखो भाई, पहला ए पे निकाला था, फिर 2 पे निकालना था, फिर 3 पे निकालना था। तो आपने 3 पॉइंट पे कैसे निकाला वो देख लो एक बार। T3 पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है आपका? m इंटू जी, और लग रहा है T3। यानी T3 माइनस m इंटू जी कितना हो गया? 3 गुना 10 इज इक्वल टू 3 गुना 5। समझ में आ रही बात? ये इसको पहले मैं कर रही हूँ, आप समझ लो जरा।
हाँ देखो बेटे ध्यान से, तो गया इसमें सिर्फ टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है T3, यस मैम ठीक है, इधर समझ लो। इसका ब्लॉक ऐसे बना रही मैं ठीक अलग से, 3 kg का ऊपर क्या लग रहा है T3 और नीचे क्या लग रहा है 30, 3 गुना, मैम ठीक है। यस मैम तो क्या हो जाएगा हमारे सारे होते हैं ना 3 माइनस इज इक्वल टू m इंटू ए, यस मैम T3 माइनस ठीक है 30, समझ में आई बात। यस मैम जब अलग से निकालेंगे T3 माइनस 30 यानी mg इज इक्वल टू 15 m टू ए, यानी कि 15 3 गुना 5, 15 कितना हो गया 15 15। तो तो ये T3 ले इधर लेंगे चला तो प्लस जाएगा, में हो जाएगा तो T3 हो गया 45। 45 यस मैम फर्स्ट ऑप्शन ही तो है समझ आएगा। मैम आ गया थोड़ा सा एक बात बेस क्लियर कर लो एक चीज का, इस क्वेश्चन को करते हुए आप लोग पजल हुए, और क्यों पजल हुए अब उसका एक बेस क्लियर कर लो, वहां नहीं पजल हो। जैसे आपने इसको निकाला, ठीक है, इसके लिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया FBD। फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे ये पता चल जाता है कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स ऊपर और कितने फोर्स नीचे काम कर रहे हैं। मैंने इसे तोड़ दिया यहाँ से। इसके लिए तीसरे नंबर के ब्लॉक के लिए 150 का कोई अर्थ नहीं रहा। जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इस पे जो काम कर रहा है, एक तो T3 काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, जी और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, MA के बराबर। मैंने क्या बताया था, N माइनस MG बराबर MA। ये इक्वेशन याद रखनी बेटे। यहाँ पे जो N है वो क्या है T3, और MG क्या है 30, इज इक्वल टू M क्या है 3, और A क्या है जो मैंने निकाला 5। ये इक्वेशन याद रहेगी, जिसे ये इक्वेशन याद रहेगी और फ्री बॉडी डायग्राम याद रहेगा वो नहीं बिछलेगा। और बीच वाले के लिए बनाओगे तो इसे भी अलग से बना लेना, इसको भी। इसको जब बनाओगे तब ऊपर आपको पता रहेगा कि नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं। यस मैम कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो स्प्रिंग T2 और एक इसका MG, जो ऊपर वाले का MG इस पे काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आएगा। यस मैम 2.2 पर दो टेंशन है, एक इसका और एक इसका, T2 और 4 into 10 40 है। यस मैम ठीक है ना? अगर आप लोग यहाँ ज्वाइन करें तो कहीं विसरे चलिए इतना ही कराएंगे आज, कल फिर नेक्स्ट कराएंगे। कल तो है नहीं, अब मेरा टर्न आएगा मंडे को, ठीक है बेटे। ये आपको क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हुआ बेटे? यस मैम क्या टाइम हुआ बच्चा? 6:30। Sorry, buddy. फैमिली देखा मेरे दबा रखा था रख लिया बस उसके बाद नहीं हाँ हाँ मुझे आने यहाँ पड़ा था और सुनी नहीं बोल रहा था कल ये मैं रख रहा मैंने कहा नहीं मैं ही रख रहा था आपके बस तो मैं याद नहीं था तो ये लाऊंगा बताया था क्या लगाना चलो